कि सबका ध्यान इधर हो। यहाँ पे पीरियोडिक टेबल के बारे में बेटा लोग आप लोगों को इसके पहले हमने बताया, एक वीडियो बनाया जिसमें आपको मोटा मोटा सारा ज्ञान कराया कि यस ब्लॉक उपकोष, आपको उपकोष जानना जरूरी है। उपकोष आपके 4 बताए थे, आपके कितने थे? 4 यस पी डी। और ये भी बताए थे कि यस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन की बातें किया था। और ये भी बताया था कि कक्षक उसमें कितने हैं बेटा लोग? एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, अर्थात जितने टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें उसके आधे कक्षक होते हैं। तो अर्थात यस में 1 कक्षक है। कभी कभी कक्षकों की संख्या ही पूछ लेता है, कभी कभी आपके बोर्ड उसमें परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही पूछ लेगा, पूर्ववर्ती योजना के अनुसार भी पूछ लेता है और अलग से भी पूछ लेता है। फिर आप पहले यस के बारे में थोड़ी बातें चलते हैं, थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं। ये आपके यस1 और यस2, अर्थात यस1 और यस2 में आपके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही उसके वर्ग कहलाते हैं। आप कह सकते हैं कि यस1 में अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर यस1 में जा रहा है, अब तो पूछ लेंगे कौन सा वर्ग है, तो आपको बताए कि वर्ग वही होता है जो यस1 में है, 1 वर्ग। और यस2 में कौन सा वर्ग बेटा लोग? दूसरा। क्योंकि यस1 इसका होता है, यस2 इसका होता है। इसको क्षारीय धातु, इसको क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जो क्षारीय धातु है, क्षारीय मृदा धातु है, उसमें हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि इसके जो प्रॉपर्टीज हैं उसके प्रॉपर्टीज इसके प्रॉपर्टीज से बहुत ही नॉर्मल ढंग से मिलते हैं, बाकी मिलते उलते नहीं है। इसलिए इनका मूल्यांकन अलग ढंग से किया जाता है, जिसमें हीलियम आपका गैस ही हो जाता है, पहले ही बताया है। और हाइड्रोजन आपके परमाणु द्विपरमाणु बना लेते हैं, और द्विपरमाणु बना के हाइड्रोजन गैस में बदल जाते हैं। और वैसे तो ये सब भी बनाते हैं, तो उसके बारे में बाद में बात करने चल रहे हैं, पहले यहाँ चलते हैं। ये जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, कैल्शियम और फ्रांसियम है, सबसे पहले तो जान लीजिए कि ऊष्मा के और विद्युत के दोनों के ये सुचालक है। ठीक है, कहीं क्षारीय मृदा सुन के गड़बड़ न हो जाए। तो ऊष्मा के क्या है बेटा लोग? ये ऊष्मा के और साथ में विद्युत, इन दोनों के क्या हैं? सुचालक हैं। इनकी जो आयनन एंथैल्पी होती है, आयनन एंथैल्पी नीचे की ओर आने पर, आई मीन ऐसे, लिथियम, सोडियम, लिथियम से ही गणना किया जाता है। आपको पहले ही बताया हाइड्रोजन का गणना थोड़ा उधर से किया जाता है, हाइड्रोजन का इधर से बेटर देन हाइड्रोजन परिवार से किया जाता है, उससे ज्यादा समानताएं मिलती है। अब यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जैसे जैसे नीचे आएगा, इसकी बेटा लोग आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी क्या होती है? घटने लगती है, आई मीन घटती है नीचे आने पर। इसकी भी आयनन एंथैल्पी, इधर भी आयनन एंथैल्पी ऐसे ऐसे पर घटती है। आप ध्यान दीजिए, ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है? घटती है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि इधर से इधर जाने पर बढ़ती है। कारण है आपके ये यस1 यस2 से ये P1 P2 P6 ये तो बढ़ते हैं, इनसे यस से P का एंथैल्पियां ज्यादा होती है ऐसे ऐसे पर, लेकिन D के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। यस और P के बीच की कड़ी हो जाती है, कभी प्रॉब्लम करता है, लेकिन अगर आपकी एग्जाम में आता है 90% तो आप ऐसे बताएंगे कि ये क्या होता है बेटा लोग? बढ़ता है। प्राय क्या होता है आपका? बढ़ता है। अब आपका वहां पे पूछ ले कि जैसे एलिमेंट्स दिए रहते हैं, अब पूछता है किसकी आयनन एंथैल्पी ज्यादा है, किसकी आयनन एंथैल्पी कम है। तो ऐसे दशाओं में आप एक बात का ध्यान रखिएगा, आयनन एंथैल्पी यस का बहुत कम होता है, यस1 से यस2 का आयनन एंथैल्पी ज्यादा होता है। ठीक है, दूसरी बात, एक बात का ध्यान रखिएगा, यस से P की एंथैल्पी ज्यादा होता है, लेकिन P से जैसे ही P6 की ओर जाएंगे ये बढ़ता चला जाएगा। D के भी इनके बीच की कड़ी होता है, यस से ज्यादा होता है और P से कम होता है, वैसे भी बीच में नजर आते ही हैं। त्रिज्याओं की बात करते हैं, आयनन त्रिज्याएं, आयनन त्रिज्याएं या परमाणु त्रिज्याएं। एक्चुअल क्या होता है कि ऐसे
जब ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्याएं इसकी बढ़ती हैं। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक उसी का उसी में, जैसे आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसका इसी में तुलना करेंगे। इससे तुलना न करेंगे कि यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 4 हो गया जी, नहीं। उसी रूप में अगर हम चर्चा करेंगे, उसी में हम तैयार करेंगे, तब की बात कर रहे हैं कि अगर ऐसे ऐसे पूछेगा तो आप कभी एक चीज याद कर लें कि परमाणु क्रमांक ज्यादा होगा तो उसका परमाणु त्रिज्याएं भी ज्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही परमाणु त्रिज्याएं ऐसे शुरू होती है ज्यादा परमाणु क्रमांक, तो उसके अंदर क्या होता है, आवेश बढ़ने लगते हैं। और जब आवेश बढ़ता है तो उसमें अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो उसकी जो त्रिज्याएं होती हैं जब खींचेगा तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जबकि उसी में क्या होता है, नाभिक से दूर हो जाते हैं, उसी में नाभिक से दूर हो जाते हैं। तो दूसरे भाषा में जान लीजिए, आयनन त्रिज्याएं ऊपर से नीचे आने पर क्या होती हैं, बढ़ती हैं, और जबकि ऐसे जाने पर घटती हैं। आई मीन बाएं से दाएं की ओर जाने पर क्या होता है, त्रिज्याएं भी क्या होती हैं बेटा लोग, घटती हैं। अब एक बात ध्यान रखिए, जैसे क्षार धातु है, क्षार धातु के लिए बोल रहे हैं, ये क्षार धातु है आपका। क्षार धातु के लिए क्या होता है, जो घनत्व होता है बेटा, क्या होता है, क्षार धातु का घनत्व। घनत्व में क्या होता है, जब नीचे की ओर आएंगे तो घनत्व आपका क्या हो जाएगा बेटा लोग, बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, वृद्धि होगी। किसमें, क्षार धातु में। क्षार धातु में आपकी क्या हो जाएगी, नीचे से ऊपर से नीचे आएंगे तो वृद्धि होगी। और जहां पे आप याद रखिए, घनत्व जब ज्यादा हो जाता है तो उसका गलनांक और क्वथनांक घट जाता है। गलनांक क्वथनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। तो अर्थात गलनांक और क्वथनांक, ये ऊपर से नीचे आने पर, ऐसे आने पर क्या हो जाएगी, घटेगी। क्या हो जाएगी, घटेगी। जब आपका घनत्व बढ़ेगा, जिसका घनत्व बढ़ेगा उसका गलनांक क्वथनांक क्या होगा, घटेगा। बात समझ में है। चलिए अब आपकी इसमें और बहुत सारी चीजें हैं जो आपके यश घनत्व में है। यश घनत्व में आप जानते हैं बेटा लोग कि यहाँ पे आपका हाइड्रोजन और हीलियम, ये आपके धातु नहीं है। मैंने आपको बताया था कि यश1 यश2 के सभी धातु हैं, ठीक है, लेकिन उसमें किसको किसको छोड़कर, एक हाइड्रोजन को और एक हीलियम को, इनको छोड़कर, क्योंकि ये धातु की भांति व्यवहार नहीं करते हैं। आपका ये भी बेरिलियम बेमक्का सरवारा बोले थे, एक हिंट करने के लिए, आपको परिवार याद करने के लिए एक आप लोगों को ट्रिक जैसा बताया गया था, उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसको हम अपने ढंग से बोले थे बेमक्का सरवारा, आप अपने ढंग से भी ट्रिक बना सकते हैं, अपने अनुसार भी कर सकते हैं। इसका था हेलिना के रब कैस करो फरियाद, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी जो एंथैल्पी है ये आपके लिए सब वही है। साथ ही साथ आपको यश ब्लॉक के क्या है, ये उष्मा के प्रश्न पूछ लेता है, निम्न में कौन उष्मा के कुचालक है, कौन सुचालक है। वैसे डी ब्लॉक के तो आपके उष्मा के सुचालक ही हैं। ये प्राय आपके क्या है बताया गया है, या भी कुछ देर के बाद बात करते हैं डी ब्लॉक पर। अब इसके बाद एक बात का आप ध्यान देंगे, ये जो होते हैं यश ब्लॉक के तत्व, ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं बेटा लोग, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। ये आसानी से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं और त्याग करके द्विसंयोजी बना लेते हैं। कैसा अपने आप को बना लेते हैं, द्विसंयोजी। जैसे आपका सोडियम है, सोडियम का 11 पर 23 होता है। सभी बच्चों को परमाणु क्रमांक परमाणु भार याद होना चाहिए। अगर ये नहीं याद है तो कोई मतलब नहीं निकलता केमिस्ट्री पढ़ने से। अब आपका ये 11 है, हम आप जानते हैं कि 2 8 1 आई मीन यानी प्लस आयन। कभी कभी क्या होता, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जैसे यानी प्लस आयन होगा, जैसे आपका यानी प्लस आयन है, जैसे यानी था आपको बताया कि 2 8 1 होगा, और यानी प्लस आयन में बेटा लोग कितना हो जाएगा, 2 और
8, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये क्या किए, त्याग। और एक इलेक्ट्रॉन जितने भी धन आयन होते हैं, वो धन आयन का मतलब ये उतने इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, त्याग रहे हैं। अब त्याग कर क्या करते हैं, अपने निकटतम अक्रिय गैस बनाने का प्रयत्न करते हैं। जैसे लिथियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाना चाहता है, हीलियम बनाना चाहता है, दो बनाना चाहते हैं। और जबकि आपका सोडियम एक त्याग करके क्या बनाना चाहता है बेटा लोग, नियान बनाना चाहता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है 10 उसका परमाणु क्रमांक होता है। अब और जानिए आप लोग बेरिलियम, और यहाँ पे आइए, ये वही थ्योरी यहाँ भी आपका चलता है। इसमें बहुत सारे तत्व ऐसे हैं बेटा लोग जो कि धातु है, उष्मा के क्या है आपको बता दिए सभी लगभग, क्या उष्मा के सुचालक है, कुचालक है। लेकिन इनमें एक दो तत्व छोड़ दिए, बेरिलियम और मैग्नीशियम, Be और Mg, ये दोनों को छोड़ देंगे तो बाकी लोग जो होते हैं जब आग से कंप्लीट माने जाते हैं, आग में प्रवेश करते हैं तो ये कलर बदल देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा लोग, कलर बदल देते हैं। यहाँ पे धातुओं में एक विशिष्ट रंग प्रदान करते हैं। इनको छोड़कर सभी धातुएं ज्वाला में, ज्वाला मतलब समझते हो ना, ज्वाला में क्या करते हैं, विशिष्ट रंग उत्पन्न करते हैं। विशिष्ट रंग माने अपने अपने अनुसार रंग वो अलग से उत्पन्न करते हैं, लेकिन उसमें दो धातुओं को छोड़कर, दो धातु कौन है समझ में आया। अब इसमें आप ध्यान दीजिए, इसको हम थोड़ा सा साफ कर देते हैं, ठीक है ना। ये आपके यस ब्लॉक के एलिमेंट्स की मोटी मोटी बातें थी। आयनन एंथैल्पी वगैरह जो बात किया वो लगभग वैसे ही होता है सभी तत्वों के लिए। अब डी ब्लॉक के तत्व में चलते हैं बेटा। डी ब्लॉक के तत्व में क्या होता है बेटा, जैसे ही ऊपर से नीचे आते हैं, प्रवेश करते हैं बेटा लोग, आपके डी ब्लॉक के तत्व में डी नहीं, पहले पी पढ़ लो आप लोग। पहले यस के बाद काहे का नंबर आता है, पी का यस, पी फिर डी फिर एफ पढ़ते हैं। पी ब्लॉक के क्या होते हैं, पी ब्लॉक के भी जो तत्व हैं वो भी धातु भी है। ये तत्व ऐसे हैं, इसको आप जान लीजिए, जहां तीनों है क्या, धातु, अधातु और उपधातु। जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि धातु, इसमें आपका बाल गंगाई तिलक, ठीक है, जो ग्रुप, जैसे पहले ग्रुप जान लीजिए आप, P1 से P6 तक, ये ग्रुप 13 से शुरू होता है। P1 13 है, कभी कभी आ जाता है आपका P1 13 है, P2 क्या है 14 है, इस तरीके से आगे बढ़ गया। ये ग्रुप आपको फर्स्ट वीडियो में पूरा बताया है, कैसे पीरियड बताना है, कैसे ग्रुप बताना है, उसको आप वीडियो चेक कर लो, क्योंकि पेट के एग्जाम में आज जितना पढ़ा रहे हैं उतने में ही आएगा, पीरियोडिक टेबल से एक्स्ट्रा आने वाला नहीं है। दोनों वीडियो आप लोग अच्छे से देख लीजिए। अब इसमें आपका पूछ सकता है कि इसमें कौन कौन धातु हैं, कौन कौन अधातु हैं, कौन कौन उपधातु हैं। तो हम लोग, कुछ लोग कहते हैं इसमें जो ये सीढ़ी बना है ये आपके क्या है, सबके सब उपधातु हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपको पहले ही बता दिया गया है, वीडियो में देख लीजिएगा। जो पहला वाला है उसमें बोरान क्या है आपका, बोरान आपका अधातु है। बोरान क्या है बेटा, अधातु है। आप एक बात का ध्यान रखिएगा, उपधातु के ऊपर जो आते हैं सब क्या है, अधातु है, और नीचे क्या होता है, धातु आता है। अब यहाँ पे आपके ये धातु हैं, नीचे के सब धातु हैं, एल्यूमिनियम, गैलीनियम या इंडियम जो भी है आपका, थैलियम, ये आपके सभी क्या है बेटा लोग, धातु हैं। P1 से P2 पर आप जा रहे हैं, आयनन एंथैल्पी वही होगा, यस से ज्यादा है, यस से क्या है, ज्यादा है। ऊपर से नीचे आने पर आयनन एंथैल्पी क्या होती है, घटती है। पहले ही बताया ना, आयनन एंथैल्पी नीचे ऐसे ऐसे आयनन एंथैल्पी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ऊपर से नीचे आने पर त्रिज्याएं क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ऐसे जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्याएं क्या हो रही है, घट रही है। क्वथनांक और गलनांक बताए कि घनत्व जब बढ़ेगा घटेगा, ऊपर से नीचे आने पर अगर गलनांक घट रहा है तो क्वथनांक क्या हो जाता है, समझ में आ, तो गलनांक बढ़, घनत्व बढ़ रहा है तो क्वथनांक घट रहा है, समझ में आया। ये पहले जो पहले में गया इसमें बेटा लोग,
वही इसमें भी चलेगा। ठीक है, प्राय वही चलता है, लेकिन कुछ अपवाद हर समय होते हैं, तो अपवाद को आपको तो याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप जानिए, यहाँ पे आपको मैंने कल ही बताया था कि यहाँ पे आपके कौन कौन है बेटा लोग, धातु, अधातु, उपधातु, कौन अधातु है, कौन उपधातु है, कौन गैस होके भी अधातु रूप जैसा व्यवहार कर रहा है, ये सब आपको बताए थे। उसमें आपको नहीं बताया तो 4 F आपके डी के भी पहले बता दें। डी को जान लीजिए, अभी F की आपकी पूरी बातें बची हुई थी, F की बातें उस वीडियो में नहीं बताया गया था। डी के भी बारे में आपको बता दिया गया। डी के सभी लोग क्या है, तन्यता है, सभी धातु तन्य है, लगभग प्राय सभी क्या है, ठोस है डी के, जबकि यहाँ क्या है, तीनों है। यहाँ आपको बताए थे हाइड्रोगेनियम, मरकरी, मरकरी आपका द्रव है, मरकरी क्या है आपका द्रव है। मरकरी को छोड़कर बाकी सब के सब प्राय ठोस है। प्राय क्यों लगा देते हैं, कहीं कहीं अपवाद हो जाते हैं, इसीलिए प्राय लगा के ही बात किया जाता है। यहाँ पे आपको बताए थे कि ये सभी इधर के आपके क्या हो गए बेटा, अधातु हैं, द्विपरमाणु बनाते हैं। जैसे अभी आपको क्या अलग अलग पढ़ाएंगे, नाइट्रोजन परिवार के बारे में पढ़ाएंगे तो सिर्फ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बारे में पढ़ाएंगे तो नाइट्रोजन पढ़ाएंगे, फिर आपका फास्फोरस के बारे में पढ़ाएंगे, पूरा फास्फोरस का एक वीडियो बनेगा, क्योंकि बहुत ब्रॉड है, ये तो शॉर्टकट बता रहे हैं, क्योंकि पेट का एग्जाम है उसके अनुसार बताया जा रहा है, बाकी उनके अनुसार बताया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी लोगों की काम करें। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे हम लोग ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में पी में आपको बता दिए, यहाँ पे आपके अगर प्लस प्रबल धनात्मक है तो डी पी ब्लॉक जैसे जैसे आगे बढ़ेगा प्रबल ऋणात्मक होता जाता है। क्या होता जाता है बेटा लोग, प्रबल ऋणात्मकता का गुण पाया जाता है। ये सभी अपचायक होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा, अपचायक। ये प्लस वाले त्यागने वाला ही होता है ना अपचायक, बोलिए त्यागने वाला ही क्या होता है, अपचायक। और ये क्या होते हैं, अपचायक और ऑक्सीकरण दोनों के गुण अपनाते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब लेते भी हैं, अपचायक का मतलब देते भी हैं। आई में जो ऋण आयन होते हैं, जो ऋण आयन होते हैं वो सभी क्या होते हैं, ऑक्सीकरण के गुण अपनाते हैं प्राय। बात समझ में आया। अब यहाँ पे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में आपको बता दिया गया, एंथैल्पी के बारे में आपको पहले ही बता दिया गया है। इनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है, किसका, पी ब्लॉक का, किसका बेटा, पी ब्लॉक का जो गलनांक क्वथनांक होता है वो लगभग वही व्यवहार करता है जो काहे का व्यवहार करता है, यस का। लेकिन इसके गलनांक क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं। किसके, डी ब्लॉक के। डी ब्लॉक के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। बात समझ में आया। अब वहां पे आप कैसे परखेंगे कि किसका उच्च होता है और किसका क्या होता है, गलनांक क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है। बात समझ में आया। तो गलनांक क्वथनांक आपका यस का निम्न होगा, किसकी अपेक्षा, डी के अपेक्षा, पी के अपेक्षा। बात समझ में आ रहा है। चलिए आगे, आपका जो डी ब्लॉक के त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं क्या होता है बेटा लोग, इसमें बहुत ज्यादा आवेश होता है। आवेश अधिक होने के कारण क्या होता है, खींच लेता है, अपनी ओर खींचता है। तभी तो बताए कि त्रिज्या ऐसे ऐसे बढ़ता है लेकिन ऐसे ऐसे पर घटता है। वही बतिया बार बार बात बोल रहे हैं कि भैया वही है जो आपका है कि ऐसे ऐसे जानने पर त्रिज्याएं क्या होती हैं, कम होती हैं। और आप ये तो जान जाओगे ना कि यस का कौन है, पी का कौन है, डी का कौन है, ये तो पहले वीडियो में बता दिए आपको, पूरा वहां जानकारी दे दिया। आप उसको चेक कर लीजिए, अगर मन में संशय हो तो 1-2 बार देख लेना चाहिए, जिससे उससे आपका क्लियर कट हो जाए। अब हम आपको बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बाद में भी बताया जा सकता है। अब चलते हैं आप लोगों को लेकर बेटा लोग कहाँ एफ में। कल एफ का जरा सा भी आपको नहीं बताए थे। एफ के एलिमेंट्स आपको बताए थे 2 में आते हैं, एक 4F में और एक 5F में। 4F में कहां से आता है, पहले ये मायने रखता है। 4F में आप देखते होंगे कि 57 से काट लेते हैं। 57 का नाम है बेटा लोग लैथियम, लैथेनियम, लैथनम बोलते हैं, ऐसा कह दीजिए, या लैथेनाइट्स नहीं, लैथनम बोलते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं,
नहीं, लैथनम बोलते हैं, इसका नाम लैथनम है। पहले ध्यान दीजिए, लैथनम का मतलब होता है यले, ठीक है। अब लैथनम से चूंकि इसको काटा गया, बात समझ में आ, अर्थात 58 से लेके 71 तक, 58 से लेके, अर्थात सीरियम सीई ये 58 है बेटा। और उसके बाद आपका काहे थे ल्यूटेटियम बोला जाता है यू तक, ठीक है बेटा, आपका ल्यूटेटियम बोला जाता है, ठीक है, बोलते हैं अपना अपने अनुसार, उसको चेक कर लीजिएगा। यू तक जाता है मैम 71 तक। ये आपके 4F में भरे जाते हैं। कैसे भरे जाते हैं आपको बताए थे, उसको पहले वीडियो में भर के चेक कर लेंगे कि भरा जा रहा है कि नहीं भरा जा रहा है। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक कुल कितने एलिमेंट्स हो जाते हैं? 14। आपको पहले ही बताया गया एफ में कितने आते हैं बेटा? 14। ये आपका लैथनम से काट दिया जाता है। जब लैथनम से काटा जाता है तो लैथनम से काटने के कारण इसका नाम क्या रख दिया गया? लैथेनाइट्स रखा गया। क्या रखा गया बेटा लोग? लैथेनाइट्स कहा गया। यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में आप देख रहे होंगे कि यले भी रख दिया गया है। यले रख दिया गया कि यले यहाँ के लिए नहीं रखा गया है। ये तीर मार के बताने का प्रयत्न कर रहा है भैया यहाँ से यहाँ तक है, ये तो इसको एक खाली जगह में ले जाके भर देना जो आपका पीरियोडिक टेबल है। और कुछ बच्चे यहाँ से गिनना शुरू कर देते हैं, मतलब नहीं समझ पाते हैं। तो उसका कहने का यही मतलब है कि ये यहाँ का है, ये यहाँ का है। बात समझ में आ? अब आप जानिए कि ये जो होते हैं इनमें क्या होता है, इन तत्वों का एक और नाम है बेटा। इन तत्वों का नाम है दुर्लभ मृदा तत्व, दुर्लभ मृदा धातु, दुर्लभ मृदा तत्व कहिए, ज्यादा अच्छा पड़ेगा। क्या कहिए? दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाता है इसको। किसको कहा जाता है? लैथेनम को। लैथेनम है लैथेनाइट्स को, जो कि 4F में अंतिम इलेक्ट्रॉन किसी भी सूरत में कहाँ भरा जाएगा? 4-1, 4-2, 4-3 अर्थात 4 में रहेगा। बात समझ में आया? अब इसी तरीके से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुत सारे नाम इसके और हैं बेटा लोग। अंतर संक्रमण तत्व बोले जाते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व इसको बोले जाते हैं, ठीक है, इसको संक्रमण तत्व बोले जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं बेटा लोग? अंतर संक्रमण तत्व। अब इसी में आपका आता है एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड्स को आप यहाँ पे देखिए, एक्टिनाइड एसी से काटा गया एक्टिनियम से। किससे काटा गया बेटा लोग? एक्टिनियम। एक्टिनियम माने 89। अब आप लोग इस पीरियोडिक टेबल में एक चीज देख रहे हैं, यहाँ पे आपका थोरियम है, यहाँ पे आपका प्रोटैक्टिनियम है, यूरेनियम है, ठीक है। इसके अलावा आपका नेपच्यूम है, प्लूटोनियम है, आदि आदि यहाँ पे है आपका, यहाँ तक बेटा क्या? लॉरेंशियम तक। अब ध्यान दीजिए, ये कलर आपके रेड कलर दिखाई पड़ रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं। ये आपके कैसे दिखाई पड़ रहे हैं? अलग कलर दिखाई पड़ रहे हैं। इसके कलर अलग दिखाई पड़ने का एक कारण है। एक कारण ये है कि ये जो है ये प्राकृतिक रूप में मिलते हैं। कौन रूप में बेटा? प्राकृतिक रूप से हमको अवेलेबल है। और ये बाकी के जितने हैं ये सब यूरेनियम के ट्रांस, बात समझ रहे हैं, यूरेनियम के द्वारा प्राप्त किए गए हैं। किसके द्वारा प्राप्त किए गए हैं बेटा लोग? यूरेनियम के द्वारा प्राप्त किए गए हैं। और ये प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए यूरेनियम का ट्रांस करके, इसलिए ट्रांस यूरेनियम भी इतने को बोलते हैं। इतने तत्वों को क्या बोलते हैं बेटा लोग? ट्रांस यूरेनियम। क्या बोलते हैं बेटा लोग? ट्रांस यूरेनियम बोलते हैं। अब जैसे ये आपके यहाँ का जो तत्व शुरू हुआ, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, ये सब के सब साधारण तत्व हैं, रेडियो एक्टिव इसमें से कोई नहीं है। बात समझ में आ? लेकिन यहाँ पे आपका यहीं से, बात समझ में आ, ये सब के सब रेडियो एक्टिव तत्व हैं। कैसे तत्व हैं? रेडियो एक्टिव तत्व हैं बेटा। और इन तत्वों को कह रहा है, सभी तत्वों को एक्टिनाइट्स बोलते हैं, जो पहले ही बता दिया गया आपको कि क्या बोलते हैं बेटा लोग? एक्टिनाइट तत्व। क्या बोला जाता है? एक्टिनाइट्स।
क्योंकि एक्टिनियम के बाद काटा गया है, अर्थात उसके आगे से 14 तत्वों को क्रमशः ले लिया गया है। आई मीन 90 से लेके कितना बेटा लोग 103 तक 103 तक के तत्वों को यहाँ पे लिया गया, इसलिए इसके तत्वों को क्या कहते हैं? एक्टिनाइड्स कहा जाता है। ठीक है, अब और एक्टिनाइड्स कहा जाता है। यहाँ पे जो आपका एक्टिनियम है, ये वास्तव में जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो तो ये वाला आपका पोर्शन 5F1 में आ जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पहले ही बता दिया गया है, इसके अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसके अनुसार आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया गया था। इसके अनुसार आप देख रहे होंगे कि जब इसको आप करेंगे 5F1 में है, फिर भी F1 में इसको 5F1 में नहीं रखा जाता है। इसके आधार पर ही इसके आगे से चूंकि इसमें गुण मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी इसको एक्टिनाइड्स कहा गया। इसके गुण के आधार पर यह बताया गया कि आगे की ये सब के सब आपके क्या होंगे? एक्टिनाइड्स तत्व होंगे, लेकिन फिर भी ये यफ के एलिमेंट्स नहीं बोले जाते हैं, क्योंकि इसको अपवाद स्वरूप रखा जाता है। और जब भी आप भरेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये आपका यहीं से शुरू होगा। क्या शुरू होगा? लास्ट में यही इलेक्ट्रॉन आएगा 5F1, अंतिम इलेक्ट्रॉन 89 वाला यहाँ आएगा। यहाँ आने के बावजूद आपका जो मूल्यांकन किया जाएगा एक्टिनाइड्स में, वो कहाँ से किया जाएगा बेटा? थोरियम से करके लॉरेंशियम तक आपका किया जाता है। ये आपके क्या कहलाते हैं बेटा लोग? ये आपको आपके ट्रांस यूरेनियम तत्व भी कहलाते हैं। वो भी कहाँ से? यूरेनियम के बाद के। ये सब के सब तत्व जो है, सब के सब क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व के गुण इनमें पाए जाते हैं। सब के सब रेडियो एक्टिव तत्व हैं। अब इसी कड़ी में इसको हम आपको जो परीक्षा में आएगा उसके आधार पर थोड़ा सा बताने का प्रयत्न किए। अभी आप ये जाएंगे, अंदर जाएंगे तो एक एक तत्व पर जानते हैं आप मूल्यांकन है, और आपका यही केमिस्ट्री है। जब आप नाइट्रोजन पर बात करेंगे तो नाइट्रोजन पर पता नहीं क्या क्या बना है। नाइट्रोजन से आपका अमोनिया गैस बन जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड बन जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा। सब में न्यूट्रॉन का ही बात किया जाएगा, न्यूट्रॉन के ही द्वारा बनाया जाएगा। वो सब तो अलग बातें हैं, अलग टॉपिक पे ही पढ़ाया जा सकता है। अब आप एक बात का थोड़ा सा ध्यान दें। मेरे मन में है कि पता नहीं आप लोग कर पाओगे नहीं कर पाओगे। जैसे आपको मैंने बताया कि कभी कभी कह देता है कि कौन सम इलेक्ट्रॉनिक है, कौन सम न्यूट्रॉनिक है। आई में समबारिक, आइसोटोप, आइसोबार की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोग जान लीजिए कि समस्थानिक समस्थानिक का मतलब जिसका स्थान समान है। अपने भाषा में जानिए, कभी कभी लड़के यही भूल जाते हैं कि समस्थानिक में क्या हो, परमाणु क्रमांक ज्यादा हो कि परमाणु भार। तो आप जानते हैं इनका जो स्थान क्लियर किया गया है परमाणु क्रमांक के आधार पर, अर्थात समस्थानिक का मतलब जिसमें स्थान समान हो। ऐसे बहुत सारे तत्व हो सकते हैं जिसके क्या है बेटा लोग कि स्थान क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। अब जैसे आपका एक तौर पर 1H1, 1H2 और 1H3, ऐसे ही आपके बहुत सारे तत्व हैं जहाँ पे कि आपका क्या होता है कि परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं और परमाणु भार अलग अलग होते हैं। लेकिन इसी के अंतर्गत आप दो तीन चीजें जान लीजिए जिसको मैं जहां ले जाना चाहता हूँ। समस्थानिक के आधार पर ही आप क्या जानो? एक तो प्रोटॉन निकालना जानो, एक बेटा लोग इलेक्ट्रॉन निकालना जानो। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, तीसरा क्या होता है? न्यूट्रॉन, चौथा क्या होता है? परमाणु भार। प्रोटॉन हिंदी में नहीं लिख रहे हैं, आप जान लीजिए, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और परमाणु भार। ये परमाणु भार, आपके परमाणु भार यहाँ होते हैं, ये वाला, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। ये क्रमशः मैंने लिख दिया, क्रमशः का मतलब इसका एक है, इसका दो है, इसका तीन है। प्रोटॉन आपका जो होता है ये आपका होता है, प्रोटॉन में कोई चेंजेस नहीं होता। आई मीन एक होगा, एक होगा, एक होगा। इलेक्ट्रॉन भी ऐसे तत्वों में आपका अभी तो एक एक ही है, अभी जान लीजिए, अभी के बारे में एक ही है। जो प्रोटॉन है वही उसका क्या है? वही इसका क्या है बेटा लोग? वही परमाणु क्रमांक, वही इसका क्या है? परमाणु क्रमांक। जो प्रोटॉन है
अब जेड भी, जेड माने परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक को भी दर्शाते हैं, सभी का परमाणु क्रमांक 1 है। यहाँ पे न्यूट्रॉन कैसे प्राप्त होता है मायने ही रखता है। कभी कभी आ जाता है ऐसे तत्व का नाम बताओ, ऐसे एलिमेंट्स का नाम बताओ जिसका न्यूट्रॉन 0 होता है, तो कौन है? सिर्फ हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्रोजन है। आपका हाइड्राइड या क्या बोलते हैं इसको ना, ट्राई हाइड्रोजन बोलते हैं, डाई हाइड्रोजन बोलते हैं, कई नाम दे देते हैं अपने अपने ढंग से। तो डाई हाइड्रोजन और ट्राई हाइड्रोजन में नहीं है ऐसा, सिर्फ हाइड्रोजन में है बेटा, जहां पे न्यूट्रॉन आपका क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? क्योंकि परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को क्या करते हैं? घटा देते हैं। लेकिन जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ जानते हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम पर 11-23 है, सोडियम पर 11-23 है, 23 इसका परमाणु भार है। अब यहाँ पे अगर P पूछेगा तो 11 होगा, E पूछेगा तो 11 होगा, A पूछेगा तो 23 होगा, या न्यूट्रॉन पूछेगा तो इसमें से घटा के 12 होगा, परमाणु क्रमांक पूछेगा तो यही 11 होगा। लेकिन यहीं पर ये आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन बताइए, आपका मान लिखा नहीं रहेगा, कहेगा यानी प्लस आयन का इलेक्ट्रॉन में विन्यास बताइए या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, ऐसा पूछ सकता है। तो वहां पे आपके बेटा लोग इलेक्ट्रॉन बदल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये बताने का प्रयत्न कर रहा है कि मैंने क्या किया? दे दिया है। अब अगर इसी में प्रोटॉन पूछ लेगा तब प्रोटॉन में नो चेंजेस, प्रोटॉन आपका वही रहेगा, इलेक्ट्रॉन में परिवर्तन सिर्फ होगा। इसमें सिर्फ परिवर्तन होगा, इलेक्ट्रॉन में परिवर्तन होगा। सोडियम का प्रोटॉनों की संख्या सोडियम में हर समय कितना रहता है? 11 ही रहता है। इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, प्रोटॉन त्याग नहीं करता, प्रोटॉन ग्रहण नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन के रूप में ग्रहण करता है। तो जो देगा वो कम होगा या जो लेगा वो बढ़ेगा, ऐसा थोड़ी है कि बाकी सब बढ़ जाएंगे घट जाएंगे। बात समझ में आया? अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे Mg2+ आए, अब क्या है? मैग्नीशियम है, कितना होता है? 12। नॉर्मल ढंग से Mg का देखोगे तो 12 होता है। अब 12 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जानते हैं कि Mg का मतलब 12 का मतलब क्या है बेटा? 2 8 2। लेकिन जैसे Mg2+ होगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना ही आएगा। आपके एग्जाम में उम्मीद करते हैं कि अगर पीरियोडिक टेबल चाहेगा तो यहाँ आ सकता है कि निम्न में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 प्रकार से देगा, एक ये वाला 1s2 2s2 2p6 वाला, और एक आपका बोरबरी योजना के अनुसार। तो इसको आई होप कि आप वहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे गलतियाँ नहीं होगा। लेकिन ये गलती कब नहीं होगा? जब आपका पहले तो ये याद हो किसका कितना होता है। अगर आप इतना बिना याद किए हुए जा रहे हैं एग्जाम देने, तो आप ये जानिए कि कहीं ना कहीं आप खतरे से खेलने जा रहे हैं। अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया तो आपके लिए प्लस है, अगर आ गया बेटा तब एक ही चीज होता है, जो बच्चे ये कहते हैं अरे क्या बताई गड़बड़ा रच की याद कर लिए हुई, तो जान लीजिए रच की प्रॉब्लम बहुत खराब है। समझ में आया बेटा? अब एक चीज और देख ले, तोरे सकते लोगन का काम कबा अणुभार, ये परीक्षा में आ सकता है। निम्न में अणुभार क्या है? अणुभार के आधार पर परसेंटेज भी निकाला जाता है। अणुभार के आधार पर परसेंटेज, जैसे 2 चीजें मैं आपको बताने चल रहा हूँ कि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। जहाँ से क्वेश्चन आपका बनने की संभावना है वहां से मैं उठाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। यहाँ पे अणुभार, कुछ लोग आते हैं जैसे अपने यहाँ बुजुर्ग टाइप लोग होते हैं, कहते हैं कि जल का अणुभार बताओ, तो हमसे रटे रही थे, है ना? तुरंत बोली थे जल का अणुभार 18। तो अब वहीं पर अगर पूछ रहे कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार, हाइड्रोक्लोरिक का अणुभार, तो बेटा ये रटने की चीजें नहीं है, ये समझने की चीजें। इसको आप क्या करिए, समझ लीजिए। अब बाबा देखा यहाँ हाइड्रोजन का परमाणु भार, अणुभार जो निकाला जाता है वो किसके आधार पर? परमाणु भार के आधार पर, न कि परमाणु क्रमांक के आधार पर। इसलिए परमाणु और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है परमाणु क्रमांक के आधार पर। इसलिए 2 के दोनों जरूरी है। आपका परीक्षा में आशा करते हैं कि यहाँ से फंस जाएगा। देखिए आप लोग, हाइड्रोजन का क्या होता है? हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन है यहाँ?
2 है, 2 हाइड्रोजन है, 2 पहले निकालो। एक हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1, और इसका 16, 8 O पर 16 होता है, ठीक है ना प्राय। अच्छा याद करोगे ना तो बहुत फैंटास्टिक याद होता है, चूंकि एक धुन चलता है उसमें, दूना या दूना से ज्यादा, तो अधिक से अधिक दूना मिल जाते तो अपने आप काम हो जाता है। लेकिन सबसे पहले आप लिख के याद तो कर, जब कोशिश ही न कर कहां सोए। अब इधर देखो, यहाँ पे 8 O पर क्या है 16, यहाँ बेटा इस तरीके से हम लोगों ने याद किया 16 आ गया। अब इसी में एक बात और जानिए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या है, कार्बन का 12, क्योंकि 6C पर 12, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 6C पर 13 भी होता, 6C पर 14 भी होता। आप ध्यान दीजिएगा, जो आपको समस्थानिक की बात किया, समस्थानिक में मैंने एक एग्जांपल दे दिया 1H1, 1H2, 1H3। अब यहाँ पे ये भी होता है, ये मत कहिए अरे ये तो 6C पर 14, ये कहाँ होता है, यही सही भाई गलत है, नहीं ये समस्थानिक है, सी के समस्थानिक कार्बन के होते हैं, उनका भी आप याद कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 12, ऑक्सीजन का क्या होता है बेटा 16, 2 ऑक्सीजन है तो 16 गुणित 2, या तो 2 बार 16 16 जोड़ो, अब 12, 16 दूना 32, कहीं होगा 44। ये इस तरीके से आपके अनुभाग होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपका 2He का अनुभाग आपका दिया 2He, या ऐसे दे दिया जाए 2CO2 का अनुभाग, तब ऐसे दशा में पहले जो आएगा उसका डबल करना है। ये तो आप जानते हैं ना, इसमें 2 का सब में गुणा हो जाता है। अब यहाँ पे आप गुणा करेंगे तो जैसे 44 8 44 दूनी हो जाएगा। जैसे हीलियम का 4 होता है तो पहले अब हीलियम मात्रा है और 2 इधर अलग से है तो क्या हो जाएगा 2 गुणित 4। ऐसा नहीं है, यहाँ भी रहेगा तो भी और ऐसे रहेगा तो भी गुणा हो जाता है। ऐसा रहेगा तो सब का निकाल के डबल गुणा, अकेला है तो अकेले का गुणा, जिसके सामने रहेगा उसका पूरे का गुणा। तो हमको लगता है अनुभार आप निकाल लेंगे वहां पे। आगे देखिए, अब इसी में परसेंटेज चल रहे हैं निकालने। आपको कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का परसेंटेज बताओ। अब ऑक्सीजन का परसेंटेज देखो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड ये है, टोटल कितना होता है 44, उसमें ऑक्सीजन कितना है 32, तो ऑक्सीजन का पूछ रहा है, ऑक्सीजन गुणित 100 बटे टोटल, वही परसेंटेज में जिसका पूछे मतलब वो शब्द गुणित 100 बटे कुल। परसेंटेज का हर स्थान पे यही रूल है, बात समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आपका अगर अनुभार का परसेंट, अब यहाँ पे हाइड्रोजन का भी पूछ सकता है, तो हाइड्रोजन गुणित 100 बटे 44। आई होप समझ में आया होगा। अब आप लोगों को मैंने ये कोशिश किया कि इसमें से जो माइनस सी बातें थी छोटी छोटी, वो पहले वीडियो में इधर इस वीडियो में ले आके आपको क्या किया बता दिया गया। और आशा करते हैं कि आपके पेट के एग्जाम में जो पीरियोडिक टेबल लेवल का, बाकी साइज तो बहुत ब्रॉड है, पीरियोडिक टेबल से जो संबंधित है, आशा करते हैं कि आपके इसमें आएगा। और सभी भैया जो छोटे क्लास में पढ़ते हैं 9 10 11 12, उनके तो किताबों का ये जान है सब टॉपिक, है ना। क्योंकि ये नहीं आएगा तो आपको फिर केमिस्ट्री का नहीं आएगा, केमिस्ट्री तो बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो इसलिए आप इन सबको लर्न कर लीजिए। और बेटा लोग वीडियो पसंद आए तो बाकी लोग जो वीडियो के माध्यम से देखेंगे वो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जिससे और बच्चे इसको पढ़ सकें। धन्यवाद।